नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइज़, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ की क्लास फॉर यूपी टेट या आपके अदर भी जितने भी टेट होते हैं, जितने भी स्टेट के टेट होते हैं, सी टेट, सुपर टेट, सबके लिए काम आने वाला है। तो स्पेशली इन सब के लिए जो मैथ की क्लास है आज से शुरू कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 1 है और अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम भी है, तो मैं धीरे धीरे क्लास को शुरू करूँगा और धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट आपको बनाऊँगा। पार्ट वाइज जो है आपका पूरा का पूरा जो मैथ का सिलेबस है वो कवर कराऊँगा। 1 से 2 दिन में मैं आपको मैथ का जो सिलेबस है उसका भी एक स्पेशल वीडियो दे दूँगा, तो जिससे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मैथ के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती है, मैथ में क्या क्या चीज़ें आपके पेपर में, सी टेट में, यूपी टेट में या अदर टेट में जो है पूछी जाती हैं। लगभग सबका सिलेबस सेम ही है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास होगी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ से आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। यहाँ से जितना भी मैं आपको पढ़ाऊँगा उसका अगर आप लोग नोट्स बना लोगे तो आपका मैथ अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं प्रैक्टिस सेट आपको बाद में सजेस्ट कर दूँगा, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट बाद में सॉल्व करते रहिएगा और मैं भी आपको अपने चैनल पर जो है सॉल्व करवाता रहूँगा। तो मैथ आपका बिल्कुल जीरो से आप लोग हीरो बन जाओगे, एकदम टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अतिरिक्त जानकारी के लिए, अतिरिक्त पीडीएफ के लिए, अच्छे से स्टडी करने के लिए, बेहतर स्टडी करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे उसका लिंक दिया गया है। अदर क्लासेस की प्लेलिस्ट भी नीचे दी गई है, तो हिंदी की क्लास, ईडब्ल्यूएस की, वीएस की क्लास आप लोग नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। सिंपल सा यार, यहाँ पर सिंपल सा आपका क्या पूछा गया है, नंबर सिस्टम। अब देखिए नंबर सिस्टम यानी कि हमको नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर क्या होते हैं पहले वो जान लीजिए। आपके पेपर में कभी कभी नंबर्स से सीधे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है। जिस लेवल का आपके पेपर में आता है वही मैं आपको करवाता हुआ चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर यानी कि संख्याएँ क्या होती हैं। अब देखिए जो संख्याएं होती हैं उनको कई तरह के पार्टों में बांटा गया है। जैसे आपका सबसे पहले आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है, अब सिंपल सा देखिए, प्राकृतिक यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो उसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। तो प्रकृति से हमको कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो संख्याएं दी गई हैं ये आपकी प्रकृति से प्राप्त है। अब आप लोग कहोगे सर जीरो क्यों नहीं आपने लिखा, क्योंकि जीरो भी तो आपका एक नंबर है। तो आप सभी ने सुन रखा होगा कि जीरो की जो खोज है वो किसने किया है, आर्यभट्ट ने किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ जुड़ गया कि भैया जीरो को तो भैया खोजा गया है। खोजा गया है इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्राकृतिक नहीं हो गया, ये आपका कृत्रिम हो गया, बनाया गया है। तो जीरो कभी प्राकृतिक संख्या के अंतर में नहीं आता है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिएगा, कि नोट करके लिख लीजिएगा, पेपर बहुत आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो जो है प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये चीज़ हमेशा आप लोग इंपॉर्टेंट अपने माइंड में बिठा करके रखिएगा। तो नेचुरल नंबर में आपका क्या आता है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 जो आपका बढ़ता है वो आपका आएगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में, दूसरा नंबर पे आता है आपका पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर भी बोलते हैं। इसमें आपका बस क्या करना है, इसी में जीरो को ऐड कर दीजिए। यानी कि जीरो आपका जीरो नहीं था तो वो प्राकृतिक था, पूर्ण था, उसमें जीरो को ऐड कर दिया तो ये आपका क्या बन गया सर, पूर्ण संख्या बन गया। अभी आपकी एक पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्या में हमेशा शून्य ऐड होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए क्या जीरो एक पूर्ण संख्या है, तो जी हाँ, जीरो जो है आपका एक पूर्ण संख्या है। क्लियर है। अब ये दोनों नंबर्स के बाद एक्चुअल नंबर्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा एक बनता है। तीसरे की बात करते हैं पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझिएगा। पूर्णांक क्या होता है धीरे धीरे मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग को स्पीड मेरी तेज़ लगे तो आप लोग बता सकते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए पूर्णांक की अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए समझिएगा, पूर्णांक आपके 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से पूर्णांक होते हैं ध्यान समझिएगा। एक आपका होता है धन पूर्णांक, एक आपका क्या होता है, धन पूर्णांक होता है, और एक आपका होता है ऋण पूर्णांक। इसको चाहें तो हम लोग थोड़ा सा अगर इस तरह से लिखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि धन को हम लोग बाएं साइड में लिखेंगे, ऋण को हम लोग इस साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको इधर लिखते हैं हम लोग धन पूर्णांक, और क्यों लिखेंगे अभी आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इधर लिखेंगे हम लोग ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक क्या है, ऋण पूर्णांक क्या है, समझिएगा। अगर एक नंबर लाइन हम यहाँ पर बना दें, नंबर लाइन यहाँ पर बना दें, और एक बीच में लिख दें शून्य को, तो शून्य के दाएं तरफ जितनी भी नंबर्स आती है, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे। और बाईं तरफ जो होता है -1 आता है,
-2 आता है, -3 आता है, -4 आता है। तो इन्हीं को, इन पूर्णांकों को ऐसे अलग अलग बांटा गया है, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब देखो इनको पूर्णांक क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पूर्ण अंक हैं, 1 है, 2 है, 3 है। ये 1/2 कभी पूर्णांक नहीं होता है, 2/3 कभी पूर्णांक नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 ये आपके पूर्णांक है, लेकिन कहीं कहीं आपका अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए क्या 2/2 पूर्णांक है, तो हमें पता है कि 2 और 2 कट जाएगा, 1 आएगा, तो मतलब हाँ 2/2 पूर्णांक है। अगर आपसे पूछा जाए 4/2 पूर्णांक है, तो देखेंगे आपका 4 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी कि आपका 4/2 पूर्णांक है। लेकिन 2/3 1/2 नहीं कट रहा है, तो ये पूर्णांक नहीं है, और इसीलिए इनको पूर्णांक बोला जाता है। पूर्णांकों को 2 भागों में पहले धन और ऋण में बांट दिया गया। अब बचा आपका क्या, जीरो बचा। जीरो को हम लोग बोलते हैं शून्य पूर्णांक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णांक आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, शून्य और धन पूर्णांक। तो ये भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं, आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती हुई जा रही होंगी। और नोट्स आप लोग जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा जितनी भी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया, बहुत ही आसान, शायद आप सभी को पता ही होगा, सम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भैया, इवन नंबर। अब सम संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो सम संख्या जो 2 से कट जाए, जो 2 से आपकी कट जाए। तो 2 से कटने वाली संख्याएं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, यही तो होती है आपकी सम संख्याएं। बस सिंपल से याद रखिएगा, सम संख्या जो 2 से कट जाती है उनको सम संख्या बोलते हैं। और इसी तरह आपका होता है विषम संख्या। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भैया, विषम संख्या के बारे में बात करते हैं, तो विषम संख्या में आपका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स, तो ये होती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। जैसे आपका क्या हो गया, विषम संख्याओं में आपका 1 भी आता है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1 विषम संख्या होता है कि नहीं होता है, तो 1 एक विषम संख्या है। इसके अलावा 3 5 7 ये जो आपकी हैं 9, ये आपकी जो हैं विषम संख्याएं होती हैं। तो ये चीज़ आप सभी को क्लियर हो गया। ये हो गया भैया सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। इसके अलावा हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, हिंदी में बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्याओं को हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कैसे, भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कट जाएं, 1 से भी कट जाएं, और इसके अलावा किसी और नंबर से भी कट जाएं। जैसे हमने लिया एक संख्या 4, अब देखिए 4 आपका 1 से भी कट जाएगा, 4 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ 2 से भी कट जाएगा, यानी कि 4 एक भाज्य संख्या है। हमने मान लीजिए ले लिया 6 भी देखिए ध्यान से, 1 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, यानी कि अपने 1 के अलावा भी किसी और नंबर से कट जाए तो भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, इसके अलावा आपका क्या हो सकता है भाई, 4 6 8, इसके अलावा 9 हो सकता है। इसके अलावा जैसे देखिए 9 हो सकता है, 9 आप ये मत सोचिए विषम संख्या तो भाज्य नहीं होगा, विषम संख्या भी भाज्य संख्या होती है। 9 के अलावा 12 हो गया, 15 हो गया, ये सारी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। आगे अगर आपसे पेपर में पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्याएं आपकी जो होती है 4 होती है। क्लियर है। भाज्य से तो उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं प्राइम नंबर से, जिनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, अभाज्य संख्या। प्राइम मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे काफ़ी जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्राइम नंबर से सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, प्राइम नंबर पहले अर्थ समझ लो क्या होता है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अपने आप से कटे या तो 1 से कटे, इसके अलावा और किसी नंबर से ना कटे, वो प्राइम नंबर्स होती हैं। समझ में आ रहा ना, जो अपने आप से कटे, जैसे कोई संख्या 3 है तो 3 अपने आप से ही कटती है या तो 1 से कट सकती है और किसी से नहीं कटती है, तो ये आपका होता है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो काफ़ी लोग गलती करके आते हैं 1 लगाकर, लेकिन 1 नहीं लगाना है। 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 होती है, हमेशा याद रखिएगा। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 2 होती है। इसके अलावा इसके बाद 3 आता है, क्योंकि 3 भी देखिए अपने आप से कटती है या तो 1 से कटती है। इसके बाद आपका 5 आता है, इसके बाद आपका 7 आता है, ऐसे आपका 11 आता है। बीच में देखिए 8 9 10, ये तो अपने भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आ गया ना। इसके अलावा आपका 13 आता है। इस तरह से आपकी अभाज्य संख्या होती है। जैसे यहाँ पर मैंने बीच में 10 छोड़ा था, 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याओं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको आराम से उसको करवाऊंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया भैया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय। जितना भी आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बताते हुए चलूँगा। परिमेय संख्या यहाँ पर अगर पूछा जाए, परिमेय संख्या क्या होता है,
अब देखिए हमसे पूछा गया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, तो परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या का सिंपल सा परिभाषा है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। और एक कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, Q जो है कभी भी आपका 0 के बराबर ना हो। सिंपल सा क्या है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन जो नीचे ये हर है ना Q, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये कहलाता है आपका क्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या आप सभी को समझ में आ गया ना। परिमेय संख्या अगर आपको समझ में आ गया तो बताइए कैसे हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं 1/2 के बारे में, तो 1/2 देखिए यहाँ पर फॉलो कर रहा है, देखिए P/Q के रूप में लिख रहे हैं और Q आपका 0 नहीं है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। ये तो आप लोग के लिए बताना आसान है। 1/2 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है, 1/3 परिमेय संख्या है, 15/16 परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 1/0 क्या परिमेय संख्या है, नहीं है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने बोला कि जो Q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। एक क्वेश्चन आपका बनता है, क्या एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ, हम लोग यहाँ पर कहेंगे 1 हो या 2 हो या 3 हो, ये भी परिमेय संख्या होता है, क्योंकि हम लोग किसी का भी बटे 1 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखिए P/Q के रूप में ये फिर से आ गया ना। तो हमेशा अगर कोई पूर्ण संख्या आपके सामने लिख दी जाए, जैसे 1 लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया, तो हमेशा याद रखिएगा ये भी आपका परिमेय संख्या के अंडर में आता है, बशर्ते बस नीचे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना आपको सिंपल से याद रखना है। तो पेपर में कभी कभी आता है क्या एक परिमेय संख्या है, तो हाँ, एक भी आपका एक परिमेय संख्या है। एक चीज़ आपका परिमेय संख्या से क्वेश्चन में आपके पेपर में बहुत बनता है, क्या 0 परिमेय संख्या है? पेपर में आपके ये शायद 2018 वाले या 2019 वाले आपकी यूपी टेट के एग्जाम में भी आया था कि क्या 0 आपका परिमेय संख्या है। तो जी हाँ, हम लोग कहेंगे 0 आपका परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, और हमें क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा में कंडीशन दिया गया है कि Q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए Q तो आपका 1 है ना, नीचे वाला 1 है ना, ऊपर वाले से हमको मतलब नहीं है, P के बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, तो परिमेय संख्या यहाँ पर 0/1 जो है आपका हो जाएगा। तो आई होप परिमेय संख्या आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है अपरिमेय संख्या। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है दोस्तों, आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं, समझिएगा, अपरिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी का जस्ट अपोजिट, जिनको हम लोग P/Q के रूप में ना लिख सकें, जिनको हम लोग P/Q के रूप में ना लिख सकें, यानी कि जैसे आपका 1 2 3 तो लिख सकते थे ना, 1/2 2/3 1/3 लिख सकते थे ना, यानी कि अब ऐसा हमको नंबर ढूंढना पड़ेगा जो जिसको हम लोग P/Q के रूप में ना लिख सकें। जैसे आपका √3 हो गया। अब देखो √3 का मतलब क्या है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो 1.73 ऐसे करके आएगा, यानी कि इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं। √5 हो गया, इसको भी हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉइंट आप सभी को ध्यान देना है, कहीं √1 लिखा हो तो इसको हम लोग देखिए √1 को सॉल्व करना हमको पता है, क्योंकि 1 का अंडर जो होता है 1 ही होता है, तो इसका हम लोग बता सकते हैं। तो ये कभी लिखा हो तो आपसे पूछा जाए क्या ये अपरिमेय संख्या है, तो बोलना नहीं भैया, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करके एक संख्या ला सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में आती है जिनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, वही अपरिमेय होता है। जैसे √7 लिख दिया हमने, √15 लिख दिया हमने, ये ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए √4 लिखा है, ध्यान से देखिएगा, √4 लिखा हुआ है। अब √4 का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो √4 का जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2, क्योंकि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे, √, का मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। यानी कि 2 तो आपका देखिए परिमेय संख्या के अंदर आ गया ना। तो कभी कभी पेपर में आपके दे दिया जाता है कि √4 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, तो आपको बताना नहीं, √4 जो आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, ये परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनको सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करके 3, इनको सॉल्व करके 4 आप लोग लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में ये डिफरेंट होता है। एक परिमेय संख्या आपका यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है पेपर में, अपरिमेय संख्या पाई क्या आपका अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग बोलोगे जी हाँ, पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू लगभग 22/7 होती है। अगर 22/7 लिखा है तो परिमेय के अंदर है, लेकिन अगर सिर्फ पाई लिखा गया है तो अपरिमेय होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे बढ़ती हुई चली जाती है। तो पाई की वैल्यू सदैव अपरिमेय होती है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और बनता है भैया, क्या परिमेय संख्या का मान माइनस में हो सकता है, तो जी हाँ, -1/2 भी लिखा है तो भी आपका वो परिमेय संख्या होगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को? आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा।
क्लियर है? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये परमेय संख्या का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो ना, तो हम लोग बढ़ते हैं एक लास्ट नंबर के बारे में हम लोग जान लेंगे। उस लास्ट नंबर के बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपके पेपर में जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो लास्ट नंबर आपका क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? रियल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर क्या है समझिएगा ध्यान से। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जो हमको दिखाई देती है, जिनका हम लोग गुणा भाग जोड़ घटाव सीख रखे हैं आज तक। ये समझ लो, ऐसी संख्याएं जो हम लोग देखते हैं वास्तविक हैं, जिनका गुणा भाग जोड़ घटाव मतलब हमने ऐसी प्रक्रियाएं जो है उन पर लागू कर सकते हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। यानी कि अभी तक मैंने जितने नंबर बताए ना, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, नेचुरल, प्राकृतिक, पूर्ण, ये सभी संख्याएं जो होती हैं वास्तविक नंबर के अंदर में आती हैं। समझ में आ गया ना? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से, आप ये कह सकते हो परिभाषा के रूप में, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका -1 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, या 2/3 ले लो, ये सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई, और इन बेसिक चीज़ों से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो जितना मैंने बनाया, इसको नोट्स बना के रख लीजिएगा। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं बिल्कुल अपने टॉपिक की तरफ। कौन कौन से तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रमागत के बारे में। क्रमागत का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ तक आप लोग को पहले बताओ क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो आप लोग बता दीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर मैं बहुत तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो ये भी आप लोग बता सकते हैं, धीमे धीमे थोड़ा पढ़ाऊँगा, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रमागत के बारे में। क्रमागत क्या होता है भैया? क्रमागत, अब देखो, क्रमागत का मतलब होता है कि आने वाला, यानी कि जैसे क्रम से आने वाला जो पूर्णांक होता है, या क्रम से आने वाली जो संख्या होती है, वो क्रमागत कहलाती है। जैसे मैंने बोला 13, तो 13 के बाद क्या आएगा? 14 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 15 आएगा। तो यही होता है क्रमागत। अब पेपर में आपके क्या बनता है? क्रमागत 5 सम संख्याओं का योग, क्रमागत 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैंने आपको बताया क्रमागत। अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगा? अब अगर लिखा गया हो क्रमागत सम संख्या, तो क्रमागत सम संख्या का मतलब क्या होता है समझिएगा। क्रमागत सम संख्या का मतलब होता है, जैसे पहले लिखा 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? क्रम 4 आएगी, क्योंकि भैया सम लिखा गया है। सम का मतलब होता है सिर्फ सम संख्या लेना है। 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा। तो ये होता है क्रमागत सम संख्या। इसी तरह अगर आपसे बोला जाए क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत क्या बोला जाए भैया? विषम संख्या बोला जाए, क्रमागत ऑड नंबर बोला जाए, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, तो ये क्रमागत सम होता है और क्रमागत विषम होता है, ठीक है? इसी तरह अभाज्य संख्या की पहचान करना कभी कभी पेपर में बनता है, तो वो मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। अब देखिए आपका यहाँ पर पहले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है? पहले टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है? पहला टाइप का आपको जो क्वेश्चन बनता है वो होता है क्रमागत संख्याओं का योग। क्या बनता है भैया? क्रमागत संख्याओं का योग। एक पहला टाइप मैं आज बता रहा हूँ, इसके बाद फिर हम लोग कल बहुत सारे टाइप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्रमागत संख्याओं का। अब देखिए राइटिंग धीरे धीरे सुधार रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप पे लिखने की आदत है नहीं, ऐसे कॉपी में लिखने की आदत है, ठीक है? धीरे धीरे सुधारिए। क्रमागत संख्याओं का योग, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो क्रमागत संख्याओं के अगर हम लोग योग की बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले लेते हैं, समझाते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे डॉट डॉट मान लीजिए 15 तक दिया गया है। क्या निकालना है? इसका योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अब देखो, जब भी कोई संख्या 1 से स्टार्टिंग होती है ना, जब भी 1 से स्टार्ट होता है तो हम लोग उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन 1 से आपके पेपर में नहीं पूछा जाता है, बट तब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है और लगातार चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको निकालना बहुत आसान है। फॉर्मूला होता है n + 1 / 2। इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है n + 1 / 2। तो n मतलब क्या है कि कितनी संख्याएं 1 से लेकर 15 तक, तो टोटल 15 संख्या होगा। उसके बाद n + 1 कितना हो जाएगा? 15 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 16, / 2 कर देंगे, तो 2 × 8 = 16 और 15 × 8 कितना हो गया? 96 हो गया। तो ये तो भैया निकालना था आपका थोड़ा सा आसान। तो जब भी आपसे 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योग दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक की संख्याओं का योग दिया जाए, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। लेकिन अब थोड़ा सा ना लेवल बदल रहा है, अब आपसे 1 से नहीं पूछता है क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूँ कैसे पूछता है। 1 से नहीं पूछता है क्वेश्चन, आपका इस तरह से बनेगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन। जैसे आपका दे दिया दूसरा 21 दिया है, +22 दिया है, +23 दिया है, ऐसे डॉट 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 आपका 75 तक पूछा गया है। अब इसका पूछा गया इसका योग बताओ।
अब देखो यहाँ पर अगर एन प्लस वन डिवाइड बाई टू लगाओगे तो आप लोग तुरंत गलत करके आ जाओगे। एन प्लस वन डिवाइड बाई टू सिर्फ और सिर्फ जब एक से पूछा जाए तब होता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है समझिएगा। तो पहले हम लोग एन की वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एन की वैल्यू आप लोग कहोगे सर 75 क्यों नहीं होगा? भैया यहाँ पर तो एक से स्टार्ट हो रहा था ना, तो 1 2 3 4 15 तक तो 15 संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है 21 से 75 तक जा रहा है। तो हम लोग कैसे एन की वैल्यू निकालेंगे? अब 21 से लेकर के 75 तक के बीच में कुल कितने नंबर हैं कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। सिंपल से क्या करना है, आखिरी नंबर लेना है 75, उसके बाद माइनस कर देना है पहली नंबर यानी कि 21। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, देखो 21 के तुरंत बाद 22 आ जा रहा है, 22 के तुरंत बाद 23 आ जा रहा है, कभी कभी बीच में 1 से 2 संख्याओं का गैप होता है। तो हम लोग हमेशा एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, पहले 75 में से 21 घटाया और उसके बाद डिवाइड बाई क्या करेंगे, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है भाई? 21 के बाद 22, 1 का डिफरेंस है ना, बटे 1 करेंगे। ठीक है। उसके बाद प्लस 1 कर देंगे तो आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। तो भैया 75 में से हम लोग घटाएंगे 21 को, उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 गया 6 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 46 बटे 1 यानी कि 46 बटे 1 और प्लस 1 है यानी कि कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। ठीक है। कुछ डिफरेंट मैंने कोई गलती तो नहीं की है? 5 में से 1 गया, अच्छा सर यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक की है, 5 में से 1 गया 4 होगा, घटाना था मैंने जोड़ दिया था। 44 बटे 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको एटलीस्ट समझ में तो आ जाए। चलिए ठीक है। एन की वैल्यू निकालने का यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि भैया क्या करेंगे, 75 में से 21 को घटाएंगे और डिवाइड बाई 1 कहाँ से आया? 1 इनके जो बीच का डिफरेंस, जैसे 21 1 22, 22 1 23, 23 1 24, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो n की वैल्यू अगर आपकी 45 आ गई तो हमें n का मतलब पता चल गया, n आपका कितना आ गया? 45 आ गया। अब हमें क्या निकालना है भाई? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संख्या का योग निकालना है। तो योग के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे। योग आपका कैसे आएगा? पहली संख्या उठाओ और आखिरी संख्या उठाओ। पहली संख्या उठाए 21, आखिरी संख्या उठाए 75, इनको क्या कर देना, हमको ऐड कर देना है और डिवाइड बाई हमें करना है 2। हमें हर कंडीशन में 2 ही आएगा जब योग निकालेंगे। डिवाइड बाई 2 करना है, उसके बाद इनटू कर देना है कितना, यहाँ पर कितना आया था सर हमारा 45 आया था, तो हम लोग कितना लिख देंगे? 45 लिख देंगे। इनको मल्टीप्लाई हल कर लेंगे और आपका आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ये चीज़ आपको करना था। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी धीरे धीरे आपको जब 2 से 3 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका यहाँ पर जो आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जैसे 2 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं जैसे ले रहा हूँ 28 30, यहाँ पर प्लस लगा हुआ, 28 प्लस 30 प्लस 32 प्लस 34 दिया गया है, डॉट डॉट डॉट, आपका 80 तक का योग निकालना। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पहले हम लोग निकालेंगे n की वैल्यू, यानी कि n कितना है टोटल। तो n कितना है सर? देखिए यहाँ पर देखो 28 से शुरू है और 80 तक गया हुआ है, तो पहले लास्ट नंबर में से पहले नंबर को हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। लास्ट नंबर 80 था, पहला नंबर 28 था, इसको हम लोग क्या कर दिए? घटा दिए। और डिवाइड बाई कितना करना है? हमने बताया था इनके बीच में जितना अंतर हो, कितना अंतर भाई? 28 2 30, 30 2 32, 32 2 34, यानी कि 2 2 का डिफरेंस है ना। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर 1 लिया था और इस वाले क्वेश्चन में हम लोग कितना लेंगे? फिर 28 2 हो रहा है ना, तो यहाँ पर 2 लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? 80 माइनस 28 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया। समझ में आ गया ना? और लास्ट में क्या करते हैं? प्लस 1 करते हैं। तो सिंपल सा आपका एक फॉर्मूला अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइड बाई सारवांतर, इसको बोलते हैं सारवांतर, और प्लस 1 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो भैया 80 में से 28 घटाएंगे, उसका आधा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 40 10 50 54 1 55। यहाँ पर भी आपका देखा जाए तो कितना आ जाएगा सर? लगभग 55 के आसपास आएगा। अच्छा डिवाइड बाई 2 भी करना है, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, यानी कि 52 बटे 2 26। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लगभग आया 27 आ जाएगा। सही निकाला ना? एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, 27 आ जाएगा। मुझबानी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे उस हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 27 आ जाएगी। अगर n की वैल्यू आ गई तो आपको क्या निकालना है? योग निकालना है। योग कैसे निकालेंगे भाई? योग निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, हमने क्या बताया था, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया था ना, पहला नंबर और आखिरी नंबर जोड़ लिया था। देखो पहला नंबर और आखिरी नंबर हमने जोड़ लिया था, तो यहाँ पर भी वही करना है भैया। पहला नंबर क्या है? 28, आखिरी नंबर क्या है आपका? 80 है।
और डिवाइड बाई कितना करना हमेशा। यहाँ पर तो इसमें ये नहीं कि इसमें कितना अंतर, इससे नहीं मतलब है। योग में सिर्फ पहला प्लस आखिरी नंबर डिवाइड बाई 2 और गुणे कितना करना, एन आपका था, एन कितना आया था आपका 27 था। इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, 28 और 80 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 2 करेंगे इंटू 27 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ये 54 बार जाएगा और 54 गुणे 27 करेंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 1458 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, यस और नो, क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन लगवा दूंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको ये सिंपल से लगा रहा हूँ, 1 + 3 + 5, इसको हटाइए क्योंकि ये 2 वाला मैंने आपको करवा दिया है। मैं जिसमें 3 4 का डिफरेंस हो वो आपको करवाता हूँ। चलिए, जैसे आपका मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है 3 + 6 + 9, ऐसे डॉट डॉट डॉट, देखिए 3 + 6 + 9 मान लीजिए आपका 30 तक दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कितने कितने का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर सार्वंतर ही आपका मेन अंतर निकालता है। जैसे यहाँ पर पहले जब हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे तो n की वैल्यू कैसे आएगी, n = पहले क्या है लास्ट नंबर लो, लास्ट नंबर कितना है 30, फिर पहला नंबर लो, पहला नंबर कितना है 3 है, तो 30 में से हमने 3 को घटा दिया, डिवाइड बाय क्या करेंगे, हमेशा याद रखिएगा जितना इनमें डिफरेंट होता है, तो 3 3 6 3 9, यानी कि 3 3 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर बटे 3 कर देंगे और प्लस कितना कर देना है 1 कर देना है। तो 30 में से 3 घटाइए 27, 27 बटे 3 करेंगे तो 3 9 27, 9 1 10 आ गया, यानी कि n की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है 10 है। अगर n की वैल्यू आ गई तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, योग निकालना है। योग कैसे आएगा, योग आपका आ जाएगा सिंपल सा, क्या करना है हमें इसको यहाँ पर पहला संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ना है, यानी कि 3 + 30 करेंगे और डिवाइड बाय हमेशा इसमें 2 ही रखना है। योग सूत्र का फॉर्मूला में 2 ही आता है और गुणे कितना कर देना है, जो हमारी n की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी 10 आई थी, तो 30 10 कितना हो जाएगा 33, 33 बटे 2, 33 बटे 2 गुणे कितना करना है आपको 10 करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10 और 33 गुणे 5 लगभग आपका 165 होता है। तो इसका जो आंसर है कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक और लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे दिया गया है, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से दिया गया है, 6 के प्रथम 18 गुणज, इसको इंग्लिश में भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग कैसे निकालना है समझिएगा। इसको इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो 6 के फर्स्ट 18 गुणज को बोलते हैं मल्टीपल, क्या बोलते हैं भाई, मल्टीपल का योग निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना तो आपके लिए एक चीज़ आसान हो जाता है, n की वैल्यू आपके लिए आसान हो जाती है। कैसे, क्योंकि भाई ये साफ साफ कह रहा है कि 18 गुणज का योग निकालना है, तो n की वैल्यू आपकी 18 ही होगी, क्योंकि भाई 18 ही तो नंबर टोटल होंगे, तो n की वैल्यू तो आपकी यहाँ पर तुरंत निकल करके आ गई। अब देखिए 6 के प्रथम 18 गुणज का मतलब क्या होता है, ये तो समझ लो ना। 6 के प्रथम 18 गुणज का मतलब होता है 6, फिर 6 के गुणज का मतलब होता है उसका गुणा करते चले जाओ, 6 दूनी 12, 6 3 18, ऐसे करना है। तो इसी तरह जब हम लोग 18वें तरफ जाएंगे तो 6 गुणे 18 करेंगे, क्योंकि भाई 18 गुणज कह रहा है ना, तो 18 छक्का कितना होता है आपका 108 होता है, तो लास्ट जो नंबर आएगा आपका कितना आएगा 108 आएगा। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर 18 होती है, अगर यहाँ पर आप लोग निकालना चाहो ना इस वाले फॉर्मूले से तो भी आपका 18 ही आएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए पहले क्या करते हैं, लास्ट नंबर माइनस पहला नंबर डिवाइड बाई इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, प्लस कितना कर देते हैं 1 कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा 18 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 दिया गया था, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे नहीं करेंगे। ये चीज़ कहाँ पे करना है, जब आपकी ऐसे सीरीज बना करके दी रखी हो। तो n की वैल्यू हमको पता चल गई, अब हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। योग निकालने के लिए सिंपल सा क्या बताया था, पहला नंबर लो और आपको क्या लेना है, आखिरी नंबर लेना है, यानी कि 6 प्लस लास्ट नंबर क्या था 108 था, डिवाइड बाई करना है 2, यहाँ तो हमेशा 2 होगा, योग वाले में हमेशा नीचे 2 ही होगा। और क्योंकि कभी कभी मैं यहाँ पर सार्वंतर बताता हूँ, लोग योग वाले में भी सार्वंतर लगा देते हैं, तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करना है पेपर में। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई n से कर देंगे, n कितना है आपका 18 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर जो है 1026 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया भाई, अगर आपसे क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या, यानी कि क्रमागत संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट करके दीजिएगा, या आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसका आंसर जो है सॉल्व करके भेज सकते हैं। सॉल्यूशन अगर आप लोग भेजेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 120 प्लस 135 प्लस 150 डॉट 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 आपका ये 600 तक गया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, 36 प्लस 42 प्लस 48 डॉट डॉट डॉट
प्लस आपका गया है 96 तक। तो इन दोनों का जो आंसर है क्या होगा, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है उस तरह से लगा के देखिएगा, आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया फिर बताइएगा। या कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप लोग वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा क्रमागत वर्गों का योग, घनों का योग, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। कल हम लोग अगले टॉपिक में ये चीज़ जो है पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये जो वीडियो है आप सभी को कैसा लगा, आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, आप लोग बताएंगे नहीं कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आई कितनी समझ में नहीं आई, तो आगे मैं वो सुधार कैसे करूँगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी गलती हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।